थिंक ये जो डिसिप्लिन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज के यंगस्टर्स में हम मिसिंग अगर देखते आप हैं। अमिताभ बच्चन को ले दो, डिसिप्लिन है, उसीलिए बहुत ज़्यादा। आज भी इतने सक्सेसफुल हैं। अक्षय कुमार आज भी सक्सेसफुल है, उसके लिए हैं। फिर जब मैं 83 आई मेरे पास, तो प्रोड्यूसर और जो विष्णु और राइटर बाला करके थे, शायद वासन बाला, वो आए, घर में आए, तो उनको चाहते थे कि मेरी बुक का राइट लेने के लिए। मैंने 83 पे बुक लिखी थी, वो आए उसके लिए। लेकिन वो, मैंने बोला मैं राइट तुमको बुक का राइट दे सकता हूँ, लेकिन आप फिल्म नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक पूरी टीम नहीं हाँ बोलेगी आप नहीं कर सकते। तो मैंने फिर कपिल को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो कपिल बोला ठीक है मेरे से बात करवा दो। तो मैंने उनसे बात करवा दी। फिर वो बढ़ती गई, फिर करते 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 घूमते घूमते वो कबीर खान के पास आ गई। तो कबीर ने बोला मैं मेरी तरह लिखूंगा उसको। तो फिर कबीर ने लिखना शुरू कर दिया, फिर हमसे इनपुट लेने शुरू किए, सबसे मिलके इंटरव्यूज़ किए ना सबके साथ में, और फिर उन्होंने वो स्टोरी बनाई, प्लस मेरी बुक के जो इनपुट थे वो थे। और फिर कपिल ने देखा कि मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर चुका हूँ पटियाला हाउस, तो मुझे आइडिया है इसका। तो उन्होंने मुझे, पूरी टीम ने मुझे मैंडेट दिया कि बल्लू जो बोलेगा वो सीन नहीं होना तो नहीं होना, होना तो रखना कि नहीं रखना वो डिसाइड करेगा हमारी तरफ से, एक ही बंदा कोऑर्डिनेट करेगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए बहुत ही क्या कहते हैं प्रेशर वाली थी, क्योंकि मैं चाहता था हर टीममेट मेरा अच्छा दिखाई दे। और फिर हमने जब कास्टिंग की आ गई, तो कबीर मुझे शॉर्टलिस्ट करके 4 प्लेयरों के, 4 एक्टर्स की भेजते थे ऑडिशंस, और फिर मैं देखता था इसमें से, बोला ठीक है इसको बुला लो। तो वो वीडियो देखने के बाद में उसको बुला लो, उसको देखता था। फिर हमने कुछ प्लेयर, कुछ एक्टर्स थे, बहुत बढ़िया एक्टर्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी, क्रिकेटर के स्पोर्ट्समैन नहीं दिख रहे थे। तो फिर हमने उनको एक एक करके एलिमिनेट किया और दूसरों को लेते गए हम। तो मैंने 70 ऑडिशंस तो ऐसे कोई बड़े एक्टर्स जो आए और आप नहीं सिलेक्ट हुए? हाँ, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनका फैन हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि वो ये हो, लेकिन दे वर ब्रिलियंट एक्टर्स, सुपर एक्टर्स है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जैसे रॉजर बिनी है वो वैसा दिखना चाहिए, उसका बिहेवियर वैसा होना चाहिए, उसकी एथलेटिक दिखना चाहिए। तो वो था। फिर हमारी बॉन्डिंग की बात आ गई कि टीम बॉन्डिंग, आज भी बोला कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ 83 की टीम बॉन्डिंग थी। तो बोला कि हम सुबह 7:30 बजे 7:30 बजे ट्रेन करते थे, 9:30 बजे तक। फिर रणवीर को मैं बांद्रा में ट्रेन करता था 2 बजे तक। तो ये सब अलग अलग टाइम पे आते थे, और अलग अलग टाइम पे आप सबको ट्रेन कर रहे थे। कुछ लोगों को एक साथ ही करता था यहाँ पे जू में, और रणवीर को अकेले में करता था। उसका रोल बड़ा भी था तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों करवानी है, फील्डिंग भी करानी उसे, तो उसको फिर अलग में ट्रेन करता था। लेकिन उसमें फिर मैंने कहा कि ये कबीर से मैंने बैठे डिस्कस करा था, मैं बोला कि ये आते हैं और चले जाते हैं, ये आपस में बॉन्डिंग नहीं इनकी दिखाई देती, ये सिर्फ अपने अपना देख रहे हैं। तो 83 की जो स्ट्रेंथ है वो टीम बॉन्डिंग है। हम आज भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्रिकेट को रिस्पेक्ट करते हैं, मस्ती करते हैं, खिंचाई करते हैं। हम छोटे बच्चे हैं, वो इनमें दिखाई देनी चाहिए, वो बॉन्डिंग दिखाई दे। तो उसके लिए फिर मैंने सजेस्ट किया कि हम बैंगलोर में करते हैं। तो कबीर ने बोला नहीं, बैंगलोर नहीं करते, क्योंकि ये एक्टर्स हैं, ये शूट के लिए भाग जाएंगे, फिर से इनको हम ऐसी जगह ले जाते हैं धर्मशाला में जहाँ से ये निकल ही नहीं सके, क्योंकि फ्लाइट ही एक है। तो फिर हम धर्मशाला में ले गए, को 10 दिन हम वहाँ थे, और 10 दिनों में कबीर अपनी 2 घंटे की वर्कशॉप वगैरह करते थे इनके साथ में, इंडिविजुअल के साथ में, हर में कोचिंग और उसमें थे हम वहाँ पे। और वहाँ जो बॉन्डिंग हुई, प्लस कपिल आ गए थे, मदन आ गया था, यश आ गया था, जिमी अमरनाथ आ गए थे, तो वो सबके साथ में उन्होंने हमें देखा कि हम कैसे बॉन्ड करते हैं, तो उनको भी वो आ गया, समझ आ गई कि ये बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैं क्रेडिट दूंगा कि रणवीर सिंह को। जिस दिन हम बस में गए, चंडीगढ़ से धर्मशाला बस में गए, और जब बस में उतरे रात को हम,
तो सामने रणवीर सिंह खड़ा था सबको रिसीव करने के लिए। सो दैट वाज ही टुक अप द रोल ऑफ कपिल देव वेरी सीरियसली, और उसने सभी को, जैसे कपिल हमको संभालता है वैसे सबको संभाला भी, वो रोल लिया। तो उसको क्रेडिट दूंगा मैं कि उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया सबको लेके चलने में, बिकॉज ही ऑल्सो रियलाइज कि वो अकेला फिल्म को सक्सेस नहीं दिला सकता, सारी टीम को मिलके करने होगी। एक चीज यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने बखूबी ट्रेन किया क्रिकेटर्स को भी और एक्टर्स को भी, तो जब क्रिकेटर बनना एक एक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है, उनको ट्रेन करने में कितना मेहनत लगता है? क्योंकि मैं अक्षय के साथ में किया था, तो मुझे वहाँ, मैं आउटडोर शूट पे था, तो उसके साथ में, तो वहाँ मैं देखा एक डांसर आया, उसको बताया कि ऐसा ऐसा स्टेप करना है, तो इसने देखा, बोला एक बार फिर कर दे और एक बार कर दे, देखा, बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो देन आई रियलाइज कि ये कोरियोग्राफी कैसे करते हैं, वो स्टाइल में इनको सिखाना होगा। तो इनको उतना ही बताओ जितना इनको एक्चुअल में हम शूट करने वाले हैं। तो हमने वो कर लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिए, 500 शॉट्स के हमने किए थे, शॉर्टलिस्ट किए थे, उसमें से हर एक प्लेयर के कितने कितने शॉट्स आने हैं वो किए, उसमें से उनके जो बेस्ट हैं वो कितने होते हैं, फिर उसके ऊपर हम वर्क करना शुरू कर दिया। और फिर हर एक को इंडिविजुअल को, उसमें सबसे ज़्यादा वर्कलोड जो था वो रणवीर का ही था, क्योंकि पेस बॉलर भी है और बैट्समैन भी है और फील्डर भी है, तो उस पर वर्कलोड ज़्यादा आ गया, और विकेट कीपर पे। लेकिन ये सारे थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले थे ना, तो उतना थोड़ा आसान हो गया। सिर्फ इतना था कि यहाँ एक था कि रेफरेंस ऑलरेडी है, अभी रणवीर सिंह को कपिल देव बनाना है, रणवीर के एक्शन नहीं चाहिए। तो रॉजर बिन्नी का जो है एक्शन, वो दहिया ने किया, बहुत बेहतरीन किया, और उसको रॉजर बिन्नी के जैसा करना है। तो वो एक्शन उसको सिखाने पड़ेंगे सारे, उसको टाइमिंग सिखानी पड़ेगी वो सारी। आई थिंक दहिया वाज द लास्ट वन टू वी टुक हिम ऑन बोर्ड, बिकॉज उससे पहले जो भी एक्टर रॉजर बिन्नी का रोल कर रहे थे वो उनको नहीं वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत एथलेटिक था और पेस बॉलर था। तो इसने जब बॉल डाली तो निशांत दहिया ने आया, बोला ये एक्टर को दिखना है, तो मैं बोला अकेला था। उसने जो बॉल डाली, दो बॉल डाले, मेरे साथ में असिस्टेंट एडी था, उसको बोला इसको ले लो, ये कर लेगा, बस हो गया, मुझे बैटिंग देखनी है उसकी। तो दो तीन बॉलों में मैंने उसको कर दिया। तो बोला सर 2-3 बॉलें डाले, मैं बोला हाँ मैंने देख लिया जो दिखना था मुझे, इससे मैं करवा लूंगा, क्योंकि उसका एक्शन अच्छा था, पेस बॉलिंग का खुद का एक्शन अच्छा था नेचुरली, और एथलेटिक भी था, टॉल भी था। और फिर उसने जो मेहनत की है वो मैं उनको क्रेडिट जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको ट्रस्ट करते थे कि हाँ ये सही तरीके से बोल रहे हैं और हमें वो करना है। तभी तो जो 83 मूवी बनी है, वो जब हमने एक्चुअली देखा तो हमें रियल में लगा कि हाँ हम वो मैच देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आप वो मैच नहीं देख रहे। हूबहू उनके लुक्स हो गए, चाहे उनका एक्शन हो गया, वो हूबहू मैच कर रहा था। एक क्या हो गया कि मेरा और कबीर का ट्रस्ट हो गया, कबीर का मुझ पे ट्रस्ट हो गया कि कबीर ने बोला कि हाँ ये क्रिकेट साइड सेफ हैंड में है। वो ट्रस्ट जो होता है ना, मेरे लिए भी वो था कि मैं ये जो ट्रस्ट मुझ पे कर रहे हैं मैं इसको टूटने ना दूं। और उन्होंने एक्टिंग साइड का देखा और मैं क्रिकेटिंग साइड का देख रहा था उनको प्रिपेयर करने का। और दूसरा ऐसा है कि ना चक दे इंडिया बनी, दंगल बनी, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, धोनी बनी है ना, इतनी सारी फिल्में बनी हैं स्पोर्ट्स पे। चक दे इंडिया में क्या था कि हॉकी ना बहुत कम लोगों को उसकी टेक्निक समझते हैं, इसकी भी टेक्निक बहुत कम लोग समझते हैं, कुश्ती की भी। क्रिकेट की पान वाला भी समझता है, पान वाला भी जाओ वो भी क्रिकेट की टेक्निक के बारे में बात करता है कि नहीं तेंदुलकर ने ये ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए था, ऐसे खेलना चाहिए था। अरे तुम पान वाले हो, तुम सचिन तेंदुलकर की टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो। क्योंकि इतना वो उनकी नॉलेज बढ़ गई होती है, तो उनको पान वाले को भी समझता है कि ये सही टेक्निक से नहीं मारा। तो हमारे पे प्रेशर वो था कि ये टेक्निक इनकी अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने फोकस उस पर किया कि उसके जो शॉट्स हैं वो टेक्निकली करेक्ट हो। कुछ लोगों के जो थे अगर वो टेक्निक नहीं अच्छी थी तो फिर हम शॉट्स अलग एंगल से लेते थे जहाँ पे उसकी टेक्निक दिखने को नहीं आए, दिखाई ना दे।
उस एंगल से। तो वो काम जब ये मैं कोचिंग में था तो मैं वीडियो शूट भी करता था प्लेयरों के। आई वाज द फर्स्ट कोच टू डू वीडियो शूटिंग एंड शूट करके फिर उनको वीडियो एनालिसिस करता था। क्योंकि आपकी इंटरेस्ट तो फोटोग्राफी में भी हाँ, है। तो मुझे पता था कि किस एंगल से मैं टेक्निक देख रहा हूँ और किस एंगल से टेक्निक छुप जाती है। तो वो फायदा वहां पे हुआ। प्लस कबीर तो हम 5 कैमरे से शूट कर रहे थे। तो कबीर इज ए फोटोग्राफर, तो वो कैमरा लेके घूमते थे, तो वो उनकी जो नॉलेज है वो सिनेमेटोग्राफर की तरह ही है उनकी। वो क्या लेंस होना चाहिए, कितना लेंस लगाना है, क्या लगाना है, किस एंगल से करना है, शूट करना है, वो सब उनको पता है। वो इज एक्सपर्ट इन दैट, आई विल से। और मुझे उनसे साथ में रह के बहुत कुछ सीखने को मिला ना, फिल्म्स के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं एक चीज और यहाँ पूछना चाहूंगी कि सर ये तो हमने जाना कि आप कैसे वहां से कोच बने और यहाँ तक पहुंच गए। जब लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, ऑफ द फील्ड, बलविंदर सिंह संधू रियल में क्या है? मैं जब ग्राउंड पे होता हूँ तो मैं अपना 100% देने को देखता हूँ। जो भी उस वक्त मैं थका हूँ तो भी मैं पूरा दिल से, शिद्दत से काम करूंगा। ऑफ द फील्ड देन आई एम चिल्ड अप, फिर मस्ती करो ना, जोक अराउंड करो, इसकी खिंचाई कर लो, उसकी खिंचाई कर लो, कोई मेरी कर रहा है, सो आई टेक इट। तो हमारे एक एक्टर है बहुत ही बढ़िया है जिसने कीर्ति का रोल किया, उसने वो सबकी नकल उतार देता था। तो उसने सबसे पहले कॉमेडी में सुनील ग्रोवर जैसे करता है वैसे कर देता था वो। उसने अभी फिल्में भी काफी की हैं और मैं उसको एक्टर एज एन एक्टर भी वो अच्छा रेट करता हूँ उसको, अच्छा एक्टर भी है वो। उसने सबसे पहले मेरी नकल उतारी आपकी, हाँ, और मेरे सामने उतार रहा है मेरी नकल। फिर उसने किसी को नहीं छोड़ा। हमारी मेकअप वाली लड़की थी, उसकी भी नकल उतारी। वो रोने लग गई कि मेरी मस्ती करता है, खिल्ली उड़ाता है। तो बोला देख, ये सबकी मस्ती करता है, ये कबीर खान को भी नहीं छोड़ता, रणवीर को भी नहीं छोड़ता, सबकी नकल उतारता है। और उसके पास वो स्किल्स हैं। एमी की नकल उतारता है, एमी के बॉडीगार्ड की नकल उतारता है। इतना स्किल सेट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। ब्रिलियंट ही। और उसका मैंने नाम डाला था ब्लॉटिंग पेपर, कि तू ब्लॉटिंग पेपर है, तू 5 मिनट किसी को देख ले उसकी नकल उतार देगा। तो ब्लॉटिंग पेपर की तरह उसका सारा कैरेक्टर चूस लेता है। और सर आप फिर यहाँ इतना कुछ करने के बाद आप राइटिंग के तरफ कैसे आए? अगेन मैंने कहा ना, डेस्टिनी। मैं फिल्म की जो पटियाला उसकी फिर कबीर के साथ में की, तो कबीर के साथ में रहने से इट्स लाइक एन एजुकेशन फॉर मी हाउ टू मेक मूवीज। फिल्म मेकिंग किस तरह होती है वो उनसे वो सीखने को मिला। फिर मेरे दिमाग में स्टोरी आइडियाज आते थे, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उसको पेपर पे कैसे उतारना है। फिर मैंने वर्कशॉप्स की, फिर मैंने बुक्स बाय की, रीडिंग की, और लकीली क्या हुआ कि मैं 3-4 महीने के लिए मेरी डॉटर के पास चले गया अमेरिका। तो वहाँ कुछ करना को नहीं था, तो मैं रीडिंग करनी शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया। इंटरनेट पे ढूंढा कि किस तरह से राइटिंग, स्टोरी राइटिंग कैसे होती है, स्टोरी राइटिंग कैसे होती है। हाँ, तो स्टोरी को किस तरह से नरेट किया जाना चाहिए। तो वो सारा पूरा प्रोसेस देखा कि एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, सारा वो जो उनका है टेक्निकलिटी, सर कहाँ पे सीन को ऊपर उठाना, कहाँ नीचे गिराना, ग्राफ क्या होते हैं, कैरेक्टर ग्राफ क्या होते हैं, डायनामिक कैरेक्टर क्या होते हैं, स्टैटिक कैरेक्टर क्या होते हैं, वो सब पढ़ना शुरू किया। और फिर ये तो थ्योरीज तो आ गई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन फिर क्या, जो थॉट्स आते थे मेरे दिमाग में कुछ, तो वो थॉट्स को मुझे पेपर पे उतारना था। आपकी पहली स्टोरी कौन सी थी? पहली एक फिल्म एक थी टारगेट करके, जो कसाब जो कैरेक्टर था, कसाब को छुड़ाने के लिए आते हैं या मारने के लिए आते हैं, वो पता एंड तक नहीं पता चलता उसमें। तो पहले तो छुड़ाने के लिए आते हैं, ऐसा ही था वो। और वो करते 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 वो जर्नी दिखाई है मैंने। उसके अंदर रिलीजियस अंडरटोन्स हैं, पॉलिटिकल अंडरटोन्स हैं ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे सोचती हैं, वो सारा है। पूरा थ्रिलर है वो एक्चुअली, और उसके साथ में इमोशंस हैं। तो मेरा कहानियों में आर्मी वाला जरूर मिलेगा कैरेक्टर एक, क्योंकि जब भी मुझे एक क्या बोलता है, एक ईमानदार बंदे की कैरेक्टर की जरूरत होती है, तो मैं आर्मी वाले का कैरेक्टर लेता हूँ।
क्यों कि पर इन पर्टिकुलर इंटीग्रिटी, उनकी जो इंटीग्रिटी है वो बहुत ऊपर की है। वो अपने गोल्स, अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो उनसे बड़ा कोई नहीं है, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। और वो कैरेक्टर जो है वो मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। तो मैं वो अपनी कहानियों में अगर जहाँ पे भी मुझे लगता है कि ऐसे कैरेक्टर चाहिए तो मैं उनको डालता हूँ उन एक कैरेक्टर्स को। आर्मी का बंदा जरूर आपकी कहानियों में होता है। ऐसी और मतलब ये जो स्टोरीज लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, आपने कहा कि इंस्पिरेशन आपके कबीर सिंह के साथ जो आप कबीर खान के साथ जब आप रहे काम किया, वहाँ से जर्नी शुरू हुई। बट स्टोरी राइटिंग के लिए थॉट्स आने चाहिए। वो थॉट्स आपको कैसे आते रहते हैं और सीरीज कैसे आप बनाते रहते हो? मुझे नहीं पता कहाँ से आते हैं। एक थॉट आया और लिख दिया। फिर एक कहानी लिखी मैंने पेरेटो प्रिंसिपल पे। मैनेजमेंट की थ्योरी है पेरेटो प्रिंसिपल। क्या होती है वो प्रिंसिपल, अगर आप पेरेटो प्रिंसिपल में क्या होता है कि 80-20 की है वो। यू मेक 20% एफर्ट एंड यू गेट 80% रिजल्ट। लेकिन नेक्स्ट 20% रिजल्ट के लिए आपको 80% एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग 80% एफर्ट, यू पुट 20-20-20 दूसरे एफर्ट डालो, तो तुम 80% वर्टिकल खड़े कर सकते हो। तो उसी थ्योरी को मैं कैरेक्टर्स में लेता हूँ कि एक बेसिक कैरेक्टर बंदे का चेंज नहीं होता ना, 18-19 साल तक उसका कैरेक्टर बन जाता है। अगर वो ईमानदार है तो वो ईमानदार ही रहेगा। 20% ऑफ टाइम वो बेईमान बन सकता है। सिचुएशन, हालात उसको 20% के लिए बेईमान बना देंगे 20% ऑफ टाइम, लेकिन जैसे हालात ठीक होंगे वो फिर से ईमानदारी की तरफ जाएगा। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ। उसी तरह एक गांव का भी होता है, एक टीम की भी होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है। 80% ऑफ द टाइम वो चेंज नहीं होती, 20% ऑफ द टाइम चेंज होती है, उसमें बिहेवियर चेंज होता है। सेम थिंग एक गांव की भी होता है कि गांव का भी एक बॉडी लैंग्वेज है। जो वहाँ के जो सीनियर्स है उनको समझता है कि ये हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये गांव की ये है, ये कैरेक्टर है हमारे गांव का कैरेक्टर। तो 20% ऑफ टाइम वो कैरेक्टर चेंज हो सकता है। गांव के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है ना, एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से, चेंजिंग सिचुएशन की वजह से बन सकता है। लेकिन जैसे वो सिचुएशन नॉर्मल होती है, दे गो बैक टू देयर ओरिजिनल कैरेक्टर। तो वैसे जैसे आपने स्टोरीज अब आप लिखते हो, तो लिखने के बाद का प्रोसेस क्या होता है? आप बहुत सारे बुक्स भी आपने लिखी हैं, बट आपने कभी उसको मूवी में कन्वर्ट करवाया, बनाए? क्या था, मैंने पहले जो लिखा स्क्रीन प्ले लिखे थे, क्योंकि मैं जब स्क्रीन प्ले लिखता हूँ तो मैं जो एक्शंस हैं वो इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर जो डायलॉग्स हैं उसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकता हूँ। हमारे कैरेक्टर हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानी अगर हिंदी में बोलता है और सेम चीज इंग्लिश में बोले तो उसका इम्पैक्ट दो अलग अलग होता है। जैसे ये किताब है मेरी गूंज, ये मैंने हिंदी में जो अगर पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा मजा आएगा। इंग्लिश में वही डायलॉग्स को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया है, तो वो उसका इम्पैक्ट निकल जाता है, उसका इमोशंस निकल जाते हैं, उतने इमोशंस नहीं आते उसमें। ये जो गूंज, ये जो बुक है आपकी, इसकी मेन कैरेक्टर कौन है? ये जब मैंने लिखी तो मैं वॉक करता था, तो मैं ना गुरबानी की व्याख्या सुनता था। तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे उनकी बानी अच्छी लगती, क्योंकि गुरु नानक देव जी की बानी जो है वो प्रेम रस है। गुरु गोविंद सिंह की बानी स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है, मोटिवेशन के लिए है, इंस्पायर करती है। वो इंस्पायर कर सकते हैं लड़ने के लिए, तो स्पोर्ट्स में भी हमको लड़ना ही है। तो मैं उनके साथ में ज़्यादा रिलेट करता हूँ, उनकी बानी के साथ में। तो वहाँ पे मैंने चंडी की वार का व्याख्या सुन रहा था। चंडी की वार मीन्स देवी की दुर्गा देवी ने जो असुरों के साथ में युद्ध किया, उसका वर्णन था उसके अंदर। तो मैं वो सुनते एक आइडिया थॉट आया कि आज मॉडर्न डे दुर्गा होगी तो क्या करेगी, वही दुर्गा आज के वक्त में होगी तो कैसे क्या करेगी और किस रूप में होगी। और वहां से वो थॉट को करते मैं उसको एक पूरी स्टोरी बन गई। फिर कैरेक्टर्स, और फिर क्या होता है कि वो मेरे जहन में चलती है, वो स्टोरी वो चलती जाती है, जहन में चलती है, सबकॉन्शियस माइंड में चलती है।
और वो चलते 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 वो अपने आप ही आंसर्स मिलते जाते हैं मुझे। मैं सोच के नहीं लिख रहा हूँ उसको। आप सोच के बिल्कुल नहीं लिखते। हाँ, जस्ट वो जो आता है थॉट्स जो आते हैं उसी को मैं जाके लिख देता हूँ उसको। ये मुझे नहीं पता, मैं बाकी राइटर से भी पूछा तो बोला कि वो ऐसे ही होता है, क्योंकि वो थॉट दिमाग में चलता है और वो थॉट्स बनते जाता है, वो आगे बनते जाता है, उसको लिखना है तुम्हें। तो वो ये वहां से आ गई स्टोरी ना। इसका भी मॉडर्न डे पैरेलल है। आज अभी मैं लिख रहा हूँ महाभारत के ऊपर। महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, मेरे कोचिंग के अंदर भी बच्चों को बताता हूँ कि आपको अर्जुन की तरह तैयारी करनी चाहिए। स्किल्स और साहस जो है वो अभिमन्यु का होना चाहिए, क्योंकि अभिमन्यु वाज द ब्रेवेस्ट, मैं बोलूंगा उस पूरे महाभारत में, जिसको मैं बहुत बहुत ब्रेव मानता हूँ। ये कौन बंदा है जो 10-15 जनों के साथ में अकेला लड़ रहा है? उसको पता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी वो लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है। लेकिन अर्जुन मेंटली तैयार नहीं थे, तो कृष्ण उनको कोच करते हैं, मेंटली ट्रेन करते हैं, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में मेंटली ट्रेन करते हैं कि तुझे ये युद्ध क्यों लड़ना चाहिए। वो मेंटली ट्रेन करते हैं और फिर वहां से वो शुरू होता है। तो कोचिंग में भी वही है ना, क्रिकेट कोचिंग में भी सेम आ जाता है कि हमें प्लेयर को मेंटली तैयार भी करना है, फिजिकली भी तैयार करना है।